मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेमेस्टर 5 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट में कार्यस्थल को समावेशी बनाना यानी कि मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव वाली एजुकेशन ली है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंदर 5th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी पॉलिटिकल साइंस की, पॉल साइंस की एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो एक वीडियो बनाई थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने 8 क्वेश्चंस दिए थे और जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आज के पेपर के अंदर आए हैं। यानी कि सेम वही पेपर आया जो मैंने आपको पहले से वीडियो बनाकर डाल दी थी। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, आज का पेपर था और कल की एक वीडियो आप चेक कर लीजिए, सेम वही सारे क्वेश्चन उसके अंदर आए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ये लेसन है आपका विविधता और अक्षमता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% आपका जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, जिसमें से आपका एक 20 नंबर का तो क्वेश्चन तैयार होगा ही होगा, बल्कि और बाकी के जो लेसन हैं, बाकी के जितने भी लेसन हैं, यूनिट हैं, इनमें से कहीं ना कहीं आपको इसकी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए यूनिट नंबर 1 का, लेसन नंबर 1, विविधता और अक्षमता। तो सबसे पहले हम जानते हैं विविधता और अक्षमता को। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हैं यहाँ पर मैंने जितना भी हाईलाइट कर रखा है यही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि इसमें टाइम निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं मेन कि हमारे को समझना क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हमें समझना है कि विकलांगता को परिभाषित करना। यहाँ पर विकलांगता को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखो, अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की तो सिंपल सी बात है, हम इसकी परिभाषा समझ लेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन भी समझ लेंगे। तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो परिभाषा देखने को मिलेगी वो परिभाषा आप यहाँ पर देखिए WHO वाली, ठीक है। ये बहुत ईजी है, ये आपको समझ में आ जाएगी कि विकलांगता क्या है। विकलांगता उन्होंने बोला है कि एक जटिल घटना है जो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और उस समाज की विशेषताओं के बीच में बातचीत को दर्शाती है जिसमें वह रहता है। इसी को क्या बोला गया, विकलांगता बोला गया। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बोला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि WHO के अनुसार विकलांगता की क्या परिभाषा है वो आपको ये लिखनी है। उसके अगर हम बाद में देखें तो आगे थोड़ा सा चलते हैं आई एम सॉरी, उससे हम थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर। तो हमें एक परिभाषा देखने के बाद दूसरी परिभाषा भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर कन्वेंशन के प्रस्तावन यानी कि CRPD 2006 के अंदर विकलांगता विकलांग व्यक्तियों के पर्यावरणीय बाधाओं और व्यवहार से उत्पन्न होती है। विकलांगता क्या है? विकलांग व्यक्तियों के जो पर्यावरणीय व्यवहार हैं, बाधाएं हैं, इन्हीं से उत्पन्न होती है। तो ये भी डेफिनेशन अगर आपको याद ना हो तो आपको बस WHO वाली जो डेफिनेशन है वो आपको याद कर लेनी है। और जो अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित विकलांगता के मॉडल कौन कौन से हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया कि 20 नंबर आपके यहाँ पर 101% आपके कंफर्म हो जाएंगे। ये वीडियो खत्म होते ही आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया, और कल के एग्जाम के अंदर हम लोग आराम से 20 नंबर ले सकते हैं और बाकी के सभी लेसन से रिलेटेड भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित विकलांगता के मॉडल में सबसे पहले मॉडल आता है मेडिकल। अब मेडिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि विकलांगता एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चिकित्सा स्थिति है जो शरीर के किसी अन्य अंग, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में क्षति होने के कारण होती है। कहने का मतलब ये है, मेडिकली अगर हम बात करें तो मेडिकल मॉडल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर किसी भी अंग में, मस्तिष्क में या कोई भी तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर कोई क्षति होती है या हानि होती है, ठीक है, इसके कारण उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, विकलांग बोलेंगे। ये माना जाता है कि इस स्थिति को केवल चिकित्सा उपचार से ही ठीक किया जा सकता है। तो मेडिकल मॉडल के अंदर यही बोला गया है, व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर उसका अंग, उसका मस्तिष्क या उसकी कोई भी तंत्रिका अगर क्षति होती है या हानि होती है तो वो क्या कहलाएगा, उसे हम विकलांगता बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पर मेडिकल मॉडल। उसके बाद में आता है चैरिटी आधारित। चैरिटी आधारित के अंदर क्या बताया गया है, ये मॉडल जो है देखभाल और सहानुभूति के दृष्टिकोण पर आधारित है। ये अलग अलग जगहों पर चलता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैरिटी के नाम पर जो है सबसे पहले किन्होंने स्टार्ट किया था, ईसाइयों ने स्टार्ट किया था। तो ब्रिटिश काल में दुनिया भर में ईसाई मिशनरी की स्थापना की गई थी। अब इन्होंने क्या करा था, विकलांग लोगों के लिए धन और संसाधन उपलब्ध कराने में कई धार्मिक संगठन शामिल थे। अब बहुत सारे धार्मिक संगठन इसके अंदर शामिल थे। तो चैरिटी आधारित है ये, ठीक है। पहला कौन सा था हमारा, मेडिकल। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पारंपरिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो मेडिकल है
सॉरी मेडिकल आधारित जो है, इसके अंदर भारत में विकलांगता का पारंपरिक मॉडल, अब जो मेडिकल हो गया आपका, दूसरा आपका जो कौन सा यहाँ पर पारंपरिक, वो चैरिटी वाला दूसरा था, तीसरा हमारा कौन सा है पारंपरिक या फिर धार्मिक। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला गया कर्म के सिद्धांत पर, इसमें बोला गया विकलांगता को ईश्वर के कार्य के रूप में देखा जाता है, यानी कि मूल रूप से लोगों के उनके पिछले जन्मों के पापों के लिए दी जाने वाली सजा है। कहा जाता है कि अगर लोगों ने पिछले जन्म में कोई पाप किए हैं तो इस जन्म में उनको जो है अपंग या फिर विकलांग बना दिया जाता है। ये सिद्धांत पिछले जन्म के किए गए पापों और उनके परिणामों पर आधारित है। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। मेडिकल वाला क्या, शरीर के अंदर किसी प्रकार की अगर अंग में तंत्रिका तंत्र के अंदर कोई क्षति होती है, हानि होती है, तो वो विकलांगता कहलाएगी। चैरिटी वाले में क्या है, चैरिटी वाले में क्या है, अनेकों प्रकार की चैरिटी है जो कि पहले ईसाई मिशनरी जो थे वो बहुत सारे धार्मिक जो संगठन हुआ करते थे वो सपोर्ट करते थे उसके अंदर। तीसरा हमारा पारंपरिक मॉडल है यानी कि धार्मिक मॉडल है। इसमें क्या बोला जाता है कि विकलांगता जो है किस चीज़ पर आधारित है, पिछले जन्म पर। पिछले जन्म पे क्या, पिछले जन्म के जो पाप आपने किए हैं उसमें दी जाने वाली सजा है, उसी को हम विकलांगता कहते हैं, है ना। आगे बोला गया इस मॉडल ने विकलांगता को व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों के अपमान और अपराध के रूप में भी संकलन किया गया है कि किसी ना कोई ना कोई पहले बुरे कर्म किए हैं, पहले पाप किया है, इसी वजह से जो है उसको इस जन्म में क्या मिला, विकलांगता, यानी कि उसको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्या उसको सामने मिली है, ठीक है। और इसका एकमात्र इलाज क्या बताया गया, सिर्फ प्रार्थना कीजिए जो व्यक्ति की समस्या को ठीक कर सकती है। अगर आप प्रार्थना करोगे तो ही आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम एक और सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर चौंकाने वाली चीज़, कि पश्चिम देशों के अंदर विकलांग लोगों को क्या बोला जाता था, ये बुरी आत्माएं हैं। विकलांग लोगों को बुरी आत्माओं के नाम से जोड़ा जाता था, और बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के रूप में देखो उनको जादू टोना, ठीक है, और समाज से बाहर कर दिया जाता था। तो ये बहुत इजी टॉपिक हो जाएगा, आपको आराम से आप याद कर लोगे, और इससे आने वाले टाइम में आगे आपके जो लेसन है उसमें क्वेश्चन भी बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सामाजिक मॉडल सामाजिक मॉडल की अगर हम बात करें तो समाज और पर्यावरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे, अलगाव और कारावास में लोगों ने अलगाव और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। ये समाज जो लोग हैं ना, वही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनसे गैर भेदभाव करेंगे और उनके साथ में जो है अलग तरीके से जो है उनसे पेश हों, उनके सामने जो है अलग तरीके से पेश आएंगे, है ना। उनको क्या करना है, समाज के अंदर विकलांगता के सामाजिक मॉडल ने ये धारणा लाई है कि समाज और संस्थाएं स्वयं लोगों के लिए अक्षम वातावरण बना रही है, इसलिए इन बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कि समाज के लोग ही क्या कर रहे हैं कि भाई ये लोग जो हैं हमारे समाज में रहने लायक नहीं है, हमारे समाज के साथ में चलने के लायक नहीं है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो समाज है उसको भी ये आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हमारा कौन सा मॉडल है, ये सामाजिक मॉडल है, ठीक है। उसके बाद में आता है मानवाधिकार मॉडल। इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखिए यहाँ पर मानवाधिकार विकलांगता मॉडल में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र 2006 के सम्मेलन पर आधारित था। विकलांग लोगों ने समानता प्राप्त करने और सभी पहलुओं के अंदर विकलांग लोगों ने क्या करा, समानता प्राप्त करने के लिए और सभी पहलुओं में विकलांग लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा के दस्तावेज को विकसित किया था। तो ये हमारा वाला हो गया। अब ये सारे मॉडल हमारे कंप्लीट हो गए। इन मॉडल्स को आपको ध्यान रखना है। हमारा सबसे पहला मॉडल कौन सा था, तो मैंने आपको बताया सबसे पहला मॉडल हमारा जो था, सबसे पहला मॉडल था हमारा कौन सा, मेडिकल वाला, ठीक है। मेडिकल वाला क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, विकलांगता एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चिकित्सा, शरीर के किसी अंग, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में अगर कोई क्षति है, हानि है, तो ये हो गया। चैरिटी वाला कौन सा है जी, चैरिटी संस्थाएं खुली हुई हैं, उन्होंने क्या करा है, ईसाई मिशनरियों की स्थापना की गई थी विकलांग लोगों के लिए धन संसाधन उपलब्ध कराने में, इन्होंने बहुत धार्मिक संगठनों को शामिल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें पारंपरिक, इसमें क्या बोला जाता था कि जो व्यक्ति है उसके बुरे कर्मों का, उसके बुरे पापों का ही ये उसकी सजा है, यानी कि पिछले जन्मों से जोड़ दिया जाता था पारंपरिक वाले में। उसके बाद में बताया गया आगे जाकर मानवाधिकार वाला, जिसमें मानवाधिकार विकलांगता के अंदर बताया गया है कि दुनिया भर में जो लोग थे, अब होता क्या था कि भाई इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में ना उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की, अपने अधिकारों की मांग की 2006 के अंदर। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आप आंकड़े थोड़े से और देख लीजिए कि भारत में विकलांगता जो वो कितनी है, विकलांगों की आबादी जो है वो कितनी है, 26.8 मिलियन है, ठीक है। धीरे धीरे इसमें दो एक आध आप आंकड़े याद कर लीजिए, बस आपको ये भी मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इसके कुछ पॉइंट आएंगे। प्राचीन भारत में विकलांगता की अवधारणा क्या कहती है ना। आगे सामाजिक अवधारणा, मतलब ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी लाइनें मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करी है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। वेदों और पुराणों में भी विकलांगता के निशान देखे जा सकते हैं, हजारों साल पहले लिखे गए थे, और विकलांग लोगों को ठीक करने के लिए लोगों की विभिन्न क्षमताओं और रणनीतियों का उल्लेख भी उसमें किया गया है। क्योंकि ऋग्वेद जो था उसमें सबसे पुरानी पुस्तक जो अभी भी दैनिक उपयोग में है, विकलांग लोगों का उल्लेख करती है। कौन कौन सी है, अश्विन,
अर्ध दिव्य चिकित्सा जुड़वा या फिर सोमा, है ना, जादू औषधि। अब व्यक्तिगत द्वारा इनके उपचार का उल्लेख करती है, यानी कि बहुत पहले प्राचीन समय की अगर हम बात करें, प्राचीन भारत में भी विकलांगता की अवधारणा दी गई है। यहाँ तो प्राचीन भारत की बात कर ली। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखो आपको यहाँ पर दूसरा दिखेगा पश्चिम समाज में। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि पश्चिम समाज के जो लोग थे, ऐतिहासिक रूप से पश्चिम देशों में विकलांगता को क्या बोला गया, पूर्वाग्रह और भय से जुड़ी हुई ये समस्या बताई जाती थी कि विकलांगता को बुराई बोला गया है, जादू टोना बोला गया है, और लोग आमतौर पर उसको मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि ये इनके पिछले जन्म के पाप है। ठीक है, पश्चिमी समाज के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद में विकलांगता की अवधारणा, तो 18वीं शताब्दी तक विकलांग लोगों की उपेक्षा की जा रही और समाज पर नकारात्मक रूढ़िवादिता का बोलाबाला था। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, जो पुरानी सोच पर आधारित होते हैं। तो भारत में विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए भी पहल की गई थी 19वीं शताब्दी के अंत में। तो इसे भी याद रखना आप कि 20वीं शताब्दी तक पूरे देश के अंदर संख्या में ऐसे स्कूल खोले गए जहाँ पर विकलांगों को शिक्षा दी जाने लगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। बस इसमें से इतना ही पढ़ना है। अब बात आती है कि इसका छोटा सा डिफरेंट देख लीजिए कि लिंग और अक्षमता। तो परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को पहले पुरुष द्वारा परिभाषित किया गया था। तो पुरुष प्रधान देश होते थे ना, क्योंकि उन्हें परिवार के मुखिया के रूप में माना जाता था। अब किसी भी प्रकार की जो विकलांगता है वाली जो महिला है, यह परिदृश्य और अधिक कठिन हो जाता था, क्योंकि विकलांग अगर हम बात करें, महिलाओं को पहले ही मतलब जो है हीन भावना से देखा जाता था, ऊपर से अगर वो विकलांग हो गई तो और भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, इतना आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने ब्रेन में डाल लीजिए, कल आपके पेपर में बहुत आपको जो है मदद मिलने वाली है। अब बात करेंगे विकलांगता और विविधता। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ये आपको कल के पेपर में देखने को ही मिलेगा। विकलांगता और विविधता में क्या अंतर है या इससे आप क्या समझते हैं। तो विविधता का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी, यानी कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या बोला है कि विविधता का अर्थ है कई अलग अलग प्रकार, है ना, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बात करें या लोगों की इसमें जो है, अगर हम बात करें कि जाति को, धर्म को, देखो सबको दिखाया गया यहाँ पर ना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन, इन सब चीज़ों के भेदभाव की अगर हम बात करें तो ये सब विविधता में आता है ना। भारत के विविध देश है और विविधता के विभिन्न पहलू पूरे देश में देखे जा सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता, भाषीय विविधता, भौगोलिक विविधता, अलग अलग विविधता इसके अंदर देखी जा सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर कि विकलांगता की विविधता क्या है। तो इसमें विकलांग लोगों को विविधता के आयाम के रूप में शामिल किया गया है। अब वो कौन कौन सी विविधताएं हैं, देखो बौद्धिक, शारीरिक और सीखने की कठिनाई हो सकती हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले विकलांग लोगों के लिए नकारात्मक रवैया, है ना। विविधता को विकलांगता के रूप में संबोधित करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। पहली कि जो नकारात्मक रवैया होता है, उनकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी है, क्योंकि पूरे संसाधन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए पूर्व निर्धारित मापदंड नहीं है। आई एम सॉरी, पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव है, पर्याप्त शिक्षण नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण नहीं है। ठीक है, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अक्षमता स्थिति को बदतर बना देती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये भी आपको बस हल्का सा नॉर्मली समझ लेना है। अब बात आती है, इसे भी छोड़ देते हैं हम लोग, थोड़ा आगे चलते हैं, जो इसके लिए आपको मेन कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, विकलांगता के प्रकार बताइए, कौन कौन से विकलांगता के प्रकार हैं। अगर हम बात करें RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार 21 विकलांगों की सूची है। अब पहला अंधापन। अब अंधेपन को दृष्टिहीन होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। एक अंधा व्यक्ति देखने में असमर्थ है। एक सख्त अर्थ में अंधापन शब्द दृष्टि के कुल कालेपन की स्थिति को दर्शाता है। यह हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा विकलांगता के प्रकार में। दूसरा आता है लो विजन। लो विजन का मतलब क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति की जो देखने की क्षमता है ना, इसमें मतलब कितने परसेंट मतलब जो है वो देख सा रहा है, कितना दूर देख पा रहा है। जैसे कि ये 6/18 से अधिक, या 20/16, 60 से कम, या 3/60 तक, या फिर 10/200, है ना। ये बेहतर आंखों में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ में है। या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटाना, ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद में हमारा पॉइंट आएगा इसमें कुष्ठ से ठीक व्यक्ति, यानी कि ये बताएगा ये रोग जो है ना मुख्य रूप से त्वचा पर होता है। सुना होगा ना आपने कुष्ठ रोगी। अब इसमें क्या होता है, परिधीय नसें ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा सतहों पर आंखों को प्रभावित करती है। अब इससे क्या होगा, कुष्ठ रोग हो जाता है ना। अब इसमें ये भी बोला गया है कि लेप्रिया से संपर्क करने वाले लगभग 95% लोगों में यह रोग विकसित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। आगे बोला गया बहरापन।
अब बहरापन तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, बधिर यानी कि श्रवण दोष, यानी कि सुनने में बिल्कुल आंशिक या फिर पूर्ण अक्षमता, इसको इसमें बोला गया है ना। जैसे सुनने में कठोर का अर्थ है दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल की सुनवाई होने वाले व्यक्ति, ये इसके अंदर आते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर जैसे लोकोमीटर डिसेबिलिटी आती है, ठीक है, जिसमें पैरों में विकलांगता दिखाई जाती है, हड्डी जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित। फिर बोनापन आता है जिसमें एक विकास विकार है कि भाई शरीर की जो है औसतन हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है। बौद्धिक अक्षमता आती है जिसमें IQ लेवल आ गया आपका, तर्क सीखना, समस्या समाधान करने वाली चीज़ें आ गई, मानसिक बीमारियां आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट हैं, ये जितने भी हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब इतना आपको समझने के बाद में मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपको कल के एग्ज़ाम के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं आपके ईजिली आप आराम से लिख पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए थी कि अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा बहुत तो आपको समझ आया होगा कि कल के आप एग्ज़ाम में 20 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।